हम सेकंड और थर्ड सीरीज के संक्रमण धातुओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड यूनिट में, और उसके गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे गुण कई पढ़े हमने, आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, परमाणु त्रिज्या है, ऑक्सीकरण अवस्था आदि। उन्हीं में एक अगला पॉइंट है घनत्व, डेंसिटी। यदि एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में इनका घनत्व अत्यधिक होता है, देखिएगा डी ब्लॉक के तत्व है और डी ब्लॉक के तत्वों में भी नीचे के जो तत्व है 4D और 5D संक्रमण श्रेणी के तत्व है, उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। इट्रियम को छोड़कर द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के सभी तत्वों का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक होता है। अगला पॉइंट है गलनांक व क्वथनांक। सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्वों में ज़्यादातर धातु होते हैं, इसलिए इनके गलनांक व क्वथनांक के मान हमेशा ही उच्च होते हैं। और इनके गलनांक क्वथनांक के मान आप देखिएगा 1000 सेंटीमीटर इनवर्स से 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, मतलब इनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। इनमें से एक अपवाद है मरकरी। मरकरी का गलनांक होता है -23 डिग्री सेल्सियस, इसलिए सामान्य ताप पर मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला पॉइंट है आयनन विभव। संक्रमण तत्वों के आयनन विभव के मान एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं। क्यों होते हैं? एस ब्लॉक तत्वों से तो इनके आयनन विभव के मान अधिक होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम होते हैं, इसीलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। दोनों ब्लॉकों के बीच के गुण होने के कारण संक्रमण तत्व कहते हैं। हालांकि एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं। उच्च आयनन विभव के कारण इनका जो विद्युत धनात्मक गुण कम होता है, अर्थात इनमें से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम पाई जाएगी तो इनमें धन विद्युतीय गुण कम होगा, और धन विद्युतीय गुण कम होगा तो ये यौगिक आयनिक गुणों की तुलना में सहसंयोजक गुण ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है क्रियाशीलता। जो अगला पॉइंट है वो है क्रियाशीलता। जो ज़्यादातर तत्व है उनके निम्न मानक विभव, उच्च ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, उच्च आयनन विभव और निम्न विलायकन ऊर्जा होती है। अर्थात 4D और 5D संक्रमण श्रेणी के जो तत्व है उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो उपयुक्त कंडीशन है वो नहीं होती। इलेक्ट्रॉन त्यागने की कंडीशन मतलब है वो आसानी से ऊर्ध्वपातित नहीं होते, उनके आयनन विभव के मान उच्च होते हैं, और आयन बनने के पश्चात उनकी जो विलायकन ऊर्जा है वो कम होती है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम पाई जाएगी तो क्रियाशीलता का मान भी कम होगा। इनकी कम क्रियाशीलता के कारण ही रूथियम, रोडियम, ओस्मियम, पैलेडियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड आदि को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, नोबल धातु कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लेटिनम है, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, ये उत्कृष्ट धातु क्यों है, या उत्कृष्ट धातु क्या होती है? तो यहाँ पर उत्कृष्ट का मतलब ये होता है नोबल इंग्लिश में, और नोबल का मतलब होता है अक्रिय। तो वे धातु जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, जिनकी क्रियाशीलता कम होती है, उन्हें हम उत्कृष्ट धातु कहते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय एवं रंग गुण। देखो, चुंबकीय गुण और रंग गुण का तो एक ही लॉजिक है। यदि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकीय भी होगा और रंग गुण भी प्रदर्शित करेगा, लेकिन इनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण अधिकांश संक्रमण धातु आयन अनुचुंबकीय होते हैं तथा रंग गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेरकीय गुण। डी ब्लॉक तत्वों की एक और विशेषता होती है कि ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो उत्प्रेरकी गुण दर्शाते हैं। उत्प्रेरक का मतलब ये होता है इनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया का वेग घट और बढ़ सकता है। और दोनों ही प्रकार के माध्यम में, समांगी माध्यम हो चाहे विषमांगी माध्यम हो, ये उत्प्रेरक की भांति कार्य कर सकते हैं। अब उदाहरण देखो आप, पैलेडियम जो फिनोल का हाइड्रोजनीकरण है उसमें उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। प्लेटिनम जो H2SO4 बनाने की जो संपर्क विधि है उसमें प्लेटिनम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल देती है। नेक्स्ट है प्लेटिनम और रोडियम। ओस्टवाल्ड जो प्रक्रम है उसमें भी ये कैटलिस्ट की भांति व्यवहार करते हैं। अगला गुण है एबंडेंस या बाहुल्यता। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व की जो उपलब्धता है, प्रकृति में जो पाए जाने की प्रायिकता है वो कम होती है।
नेक्स्ट अब हमने देखो पहली यूनिट में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण पढ़े। इस यूनिट में हम द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर उनकी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आयनिक त्रिज्या। देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं आयनिक त्रिज्या में एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोस बढ़ते हैं, और जब कोस बढ़ते हैं तो आकार बढ़ता है। इसलिए संक्रमण श्रेणी में भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जब हम जाते हैं तो आकार बढ़ता है, लेकिन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के आकार लगभग बराबर होते हैं। उसका कारण ये है कि तृतीय संक्रमण श्रेणी के बीच में लेंथेनाइड आ जाते हैं, और लेंथेनाइड के आ जाने से लेंथेनाइड संकुचन के कारण दूसरी और तीसरी संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार है लगभग बराबर होता है। अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण अवस्था। सामान्यतः प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व +2 +3 के साथ साथ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था कई बार +7 +8 तक इनकी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। अब कुछ उदाहरण देखो आप इनमें, ये यहाँ पर W के साथ या टंगस्टन के साथ 6 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +6 है, इसकी +7 है, इसकी +8 है, उसमें की भी +8 है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है संकुल या संकुल बनाने की प्रवृत्ति। उपसंयोजक संख्या 6 वाले अष्टफलकीय संकुल तो समस्त संक्रमण तत्वों के द्वारा बनाए जाते हैं। अर्थात चाहे प्रथम संक्रमण श्रेणी हो, चाहे द्वितीय तृतीय हो, सभी के द्वारा बनाए जाते हैं। उपसंयोजक संख्या 4 वाले चतुष्फलकीय व वर्ग समतलीय संकुल कम बनते हैं, लेकिन ऐसे संकुल जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 7 और 8 है, अर्थात 7 और 8 उपसंयोजक बंध बने हुए हैं, ऐसे संकुल केवल द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के द्वारा इस तरीके के संकुल नहीं बनाए जाते। नेक्स्ट है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। प्रथम संक्रमण श्रेणी के संकुल बनने में लिगैंड क्षेत्र का अत्यधिक महत्व होता है। यदि कोई लिगैंड प्रबल क्षेत्र वाला है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, निम्न चक्रण संकुल बनाएगा, और दुर्बल क्षेत्र वाला लिगैंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उच्च चक्रण संकुल बनाएगा। जबकि द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के संकुलों में लिगैंड क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अधिकांशतः इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। निम्न चक्रण संकुल का मतलब यह है कि इनमें आंतरिक डिकक्षक भाग लेती है। इसलिए द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण का मान केवल और केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। जबकि अब हमने देखा था कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों या संकुलों में जो चुंबकीय गुण के मान है वो सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिनकर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति के साथ साथ कक्षीय गति का भी योगदान होता है। अर्थात द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के संकुलों में जब चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे तो केवल चक्रण गति के आधार पर नहीं निकाल सकते, यहाँ पर चक्रण गति के साथ साथ कक्षकीय गति का भी योगदान होता है, तो दोनों को मिलाकर निकाला जाता है। नेक्स्ट है धातु धातु बंधन एवं गुच्छ यौगिक। धातु धातु बंधन का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिसमें धातु डायरेक्ट धातु से जुड़ा हुआ है। जैसे इस प्रकार के आप देखो, मैग्नीज डेका कार्बोनिल में दोनों मैग्नीशियम परमाणु आपस में जुड़े रहेंगे और प्रत्येक मैग्नीशियम के साथ साथ 5-5 कार्बोनिल है। इस प्रकार के यौगिक प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के द्वारा बहुत कम बनाए जाते हैं, जबकि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के द्वारा अधिकतर बनाए जाते हैं। अर्थात इसमें इस प्रकार के धातु धातु बंधन यौगिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गुच्छ यौगिक। गुच्छ यौगिक का मतलब होता है
जिसमें धातु धातु बंध भी हो, धातु धातु बंध भी हो, साथ में एक धातु के साथ साथ बहुत सारे लिगेंड गुच्छे के रूप में जुड़े हो, तो ऐसे यौगिकों को हम गुच्छी यौगिक कहते हैं, जो द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के यौगिकों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब आप उदाहरण देखिएगा, नोवेलियम है, नोवेलियम 6 है, यहाँ पर 12 क्लोराइड जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से टेंटेनियम और 12 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, ये गुच्छे के रूप में जुड़े रहते हैं। आप एक संरचना देखिएगा, ये इस संरचना में हम देख रहे हैं कि रीनियम के साथ रीनियम जुड़ा हुआ है, ये रीनियम जुड़ा हुआ है, तीनों तो रीनियम आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये तो हो गया धातु धातु बंधन, और प्रत्येक रीनियम के साथ ये क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये गुच्छे के रूप में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें हम गुच्छ यौगिक या धातु धातु बंधन युक्त यौगिक कहते हैं। थैंक यू।